आज हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में देखेंगे। उदासीनीकरण ऊष्मा एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में सिलेबस में है। प्रैक्टिकल में भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा और थ्योरी में भी इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण एंथैल्पी या उदासीनीकरण ऊष्मा। ये सब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के नाम है। उदासीनीकरण एंथैल्पी या उदासीनीकरण ऊष्मा हम हिंदी में कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या है परिभाषा उदासीनीकरण ऊष्मा की? अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा एक ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयनों की परस्पर पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण ऊष्मा में हुआ परिवर्तन उदासीनीकरण एंथैल्पी या उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयन लो और उन तनु विलयनों को आपस में मिक्स कर दो, तो दोनों एक दूसरे से उदासीनीकरण क्रिया करेंगे और जो हीट निकलेगी उसको हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। जैसे HCl का 1 ग्राम तुल्यांक 36.5 ग्राम होता है, NaOH का 1 ग्राम तुल्यांक 40 ग्राम 40 ग्राम होता है। इनके आप तनु जलीय विलयन बनाकर इन दोनों की परस्पर यदि हम क्रिया कराएंगे तो निकलने वाली ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। यहाँ देखिएगा कि ये जो HCl और NaOH के मध्य यदि हम क्रिया की बात करें, HCl और NaOH के मध्य यदि हम क्रिया की बात करें तो हम पाते हैं कि HCl और NaOH दोनों रिएक्शन करके, दोनों अभिक्रिया करके जो है हमें यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं और जिससे कि HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl एक्वस और H2O वाटर का निर्माण होता है। यहाँ पर हम HCl और NaOH के तनु जलीय विलयन लेकर मिश्रित करते हैं। कितने लेंगे? 1 ग्राम तुल्यांक HCl और 1 ग्राम तुल्यांक NaOH। ठीक है, और जब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो NaCl बनेगा और जल बनेगा और साथ में -13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा का निष्कासन होगा, जिसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो निकलने वाली ऊष्मा -13.7 किलो कैलोरी होती है। देखिएगा, अगर हम HNO3 ले लें, हम NaOH ले लें, HNO3 किसकी जगह? HCl की जगह। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम HCl की जगह HNO3 ले लें और NaOH के साथ इसके जलीय विलयन, दोनों के जलीय विलयन की हम क्रिया कराएं तो फिर से उदासीनीकरण क्रिया होगी और NaNO3 और H2O बनेगा और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी वो -13.7 किलो कैलोरी होगी। यदि हम HCl और KOH लें तब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। HCl का जलीय विलयन और KOH के जलीय विलयन से KCl और H2O बनेंगे और जो हीट निकलेगी वो 13.7 किलो कैलोरी होगी। पता ये पड़ा कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार और उनके जो उत्पाद प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं जिन्हें लगभग पूर्ण आयनिक माना जाता है। अतः यदि हम यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करें कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कोई सा भी हो, निकलने वाली जो ऊष्मा होती है वो 13.7 किलो कैलोरी होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल और क्षार होते हैं पूर्णतया आयनित होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने HNO3 और NaOH के उदासीनीकरण अभिक्रिया को आयनों के रूप में विभक्त करके समझने की कोशिश की है बच्चों। देखिएगा, HNO3 जो होगा वो H प्लस और NO3 माइनस में और NaOH Na प्लस और OH में विभक्त हो जाएगा। क्यों विभक्त हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार
पूर्णतया आयनित होते हैं अतः आयनों में विभक्त हो जाएंगे और जो लवण बनेगा वो भी आयनों में विभक्त हो जाएगा। अभी हम देखें कि Na+ से Na+ कैंसिल हो जाएगा, NO3- से NO3- कैंसिल हो जाएगा और बचेगा H+ और OH- के संयोजन से जल बनेगा। अर्थात रिजल्टेंट क्रिया होगी जल का संभवन, आयनों के द्वारा जल का संभवन, और इस संभवन में जल के संभवन में जो ऊष्मा निकलेगी वो -13.7 किलो कैलोरी होगी। चाहे हम कोई सा भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लें, रिजल्टेंट जो रिएक्शन होगी वो जल का संभवन होगा और अतः निकलने वाली ऊष्मा का मान भी स्थिर होगा बच्चों, ठीक है। अतः उदासीनीकरण ऊष्मा को 1 ग्राम मोल H+ तथा 1 ग्राम मोल OH- द्वारा बने H2O की संभवन ऊष्मा माना जा सकता है। बात समझ में आई? तो निकलने वाली जो ऊष्मा होती है, इसके संयोग से जो ऊष्मा निकलती है वो 13.7 किलो कैलोरी या 57 किलो जूल होती है। अतः हम समझ सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से निकलने वाली ऊष्मा का मान लगभग जो हमेशा कांस्टेंट होगा। चलिएगा, यदि हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में से किसी एक को दुर्बल ले लें, जैसे कि यहाँ दिखेगा आप, हमने जो है HCl के स्थान पर यदि हम यहाँ एसिटिक एसिड ले लें जो कि दुर्बल एसिड होता है और उसकी अभिक्रिया हम NOH से कराएं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इस तरीके से होगी और यहाँ पर जो उदासीनीकरण ऊष्मा होगी वो 13.2 किलो कैलोरी होगी, यानी कि 13.7 से कम हो जाएगी, 13.7 से कम हो जाएगी। इसके यदि हम NOH के स्थान पर NH4OH ले लें जो कि एक दुर्बल क्षार है तो निकलने वाली ऊष्मा और कम हो जाएगी, -12.27 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में से कोई दुर्बल लिया जाता है तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कम हो जाता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ ही दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का आयनन होता है। कुछ ऊष्मा आयनन प्रक्रिया में अवशोषित हो जाती है, परिणाम स्वरूप मुक्त हुई ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है। मतलब समझ में आई बात आपके कि ऊष्मा जो निकलती है वो 13.7 किलो कैलोरी ही होती है, परंतु उसमें से कुछ ऊष्मा दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षार के आयनन में काम आ जाती है। फलतः जो निकलने वाली ऊष्मा होती है उसका मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है। तो यदि हम अम्ल और क्षार दोनों को दुर्बल ले लें तो मुक्त ऊष्मा का मान और भी कम प्राप्त होगा, क्योंकि फिर दोनों को आयनन करने के लिए कुछ और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलिएगा, अब हम देखते हैं कि जो उदासीनीकरण ऊष्मा को हम किस तरीके से याद करते हैं। तो यहाँ पर यह आपके प्रैक्टिकल वाला पार्ट आ जाता है बच्चों। प्रैक्टिकल में उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करने के लिए सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्माओं का मापन करते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार या फिर हम कोई एक दुर्बल ले लें या फिर हम विलयन ऊष्मा हम निकाल सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो सबसे पहले उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करने के लिए हम थर्मस फ्लास्क लेते हैं बच्चों, और उस थर्मस फ्लास्क का हम जल तुल्यांक ज्ञात करते हैं। तो जल तुल्यांक हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं उसका मैं आपको यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा बच्चों कि जल तुल्यांक ज्ञात करने के लिए हम एक थर्मस फ्लास्क लेते हैं और उसमें एक थर्मामीटर और एक विलोडक स्टीरियर लगा देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम जो है एक ठंडा जल लेते हैं जिसकी मात्रा 100 ml या 200 ml हो सकती है। यहाँ पे हमने ठंडे जल की मात्रा को M1 और गर्म जल की मात्रा को M2 माना है। हम करते क्या है कि हम जो है M1 ग्राम ठंडा जल यानी कि 100 ml वाटर थर्मस फ्लास्क में लेते हैं और उसका टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। माना कि उसका टेम्परेचर है वो T1 है, और फिर इसमें हम गर्म जल, उतना ही गर्म जल जैसे 100 ml गर्म जल हम लेते हैं और ठंडे जल में गर्म जल को मिश्रित कर देते हैं। और जब गर्म जल लेते हैं तो गर्म जल का ताप हम यहाँ T2 मानते हैं, ठीक है। तो जब गर्म जल को ठंडे जल में हम मिश्रित करके कॉर्क को लगाकर मिश्रण का ताप T3 ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में
होता क्या है कि जब ठंडे जल में गर्म जल मिलाया जाता है, ठंडे जल में गर्म जल मिलाया जाता है तो गर्म जल ऊष्मा देता है, गर्म जल ऊष्मा देता है और ठंडा जल ऊष्मा ग्रहण करता है बच्चों, और इस तरीके से मिश्रण का ताप T3 हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा जो होगी वो m इंटू T2 - T3 होगी। कोई भी पदार्थ ऊष्मा लेता है या देता है तो उसका एक सूत्र होता है m इंटू S इंटू डेल्टा टी। m मात्रा, S विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा टी तापांतर। चूँकि यहाँ हम जलीय विलयनों का उपयोग करते हैं, इनकी विशिष्ट ऊष्मा को हम एक मानते हैं बच्चों, और इस तरीके से हम जो है जल की मात्रा इंटू तापांतर से गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा m2 इंटू T2 - T3। m2 गर्म जल की मात्रा है और T2 - T3 तापांतर है। जब गर्म जल जो होता है वो T2 से T3 मिश्रण के ताप तक ठंडा होता है, इसलिए तापांतर हम लेते हैं T2 - T3। अब चूँकि ऊष्मा का जो ऊष्मा दी गई है वो कौन लेगा, वो ठंडा जल लेगा, और आंतरिक वस्तुएं, अंतर्निहित वस्तुएं जो है उस ऊष्मा को ग्रहण करेंगी। तो हम यह मानते हैं कि अंतर्निहित वस्तुएं उतनी ही ऊष्मा ग्रहण करती हैं बच्चों जितना कि W ग्राम जल ग्रहण करता है। तो इसको आधार मानते हुए हम गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडे जल द्वारा ली गई ऊष्मा प्लस अंतर्निहित वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर हम इस समीकरण को लिख देते हैं। तो हमारे पास एक समीकरण आती है m1 T3 - T1, ये ठंडे जल द्वारा ली गई ऊष्मा, प्लस W इंटू T3 - T1, ये अंतर्निहित वस्तुएं। अंतर्निहित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? विलोडक, थर्मामीटर, है ना, और जो आंतरिक सरफेस, जो अंदर की सतह है, वो जो ऊष्मा ग्रहण करती हैं, है ना, उसको हम जो है उसको हम W इंटू T3 - T1 से हम ज्ञात करते हैं, और यह मानते हैं कि ये जो अंतर्निहित वस्तुएं हैं उतनी ऊष्मा ग्रहण करती हैं जितना कि W ग्राम जल ग्रहण करता है। तो हम यहाँ पर W को वाटर इक्विवेलेंट मानते हुए हम जल की जो अंतर्निहित वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, और इस तरीके से समीकरण को अरेंज करके हम W जल तुल्यांक की मात्रा, जल तुल्यांक का मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। जल तुल्यांक का मान किसी थर्मस फ्लास्क के लिए निश्चित होता है, अतः हम पहले W का मान ज्ञात करते हैं, जल तुल्यांक का मान ज्ञात करते हैं। अब हम उदासीनीकरण ऊष्मा हम ज्ञात करते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर हमने माना गया है कि हम 200 ml HCl 1 NaCl ले लें, या हम जो है 1 MHCl ले लें, ठीक है ना, और उसकी जो है नॉर्मलिटी को हम जो फिक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ माना कि यहाँ 200 ml जो है एसिड अम्ल और 200 ml क्षार जो है जिसकी नॉर्मलिटी या मोलर सांद्रता के हमने यहाँ सॉल्यूशन लिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 200 ml अम्ल और 200 ml क्षार को मिश्रित करके जो उदासीन ऊष्मा जो हम निकालेंगे वो इस इक्वेशन से निकालेंगे बच्चों। Q = 200 + 200 T6 - T4 + T5/2 + W T6 - T4 + T5/2। यहाँ मानते हैं कि जो है अम्ल और क्षार के मिश्रण से पहले उनका जो औसत ताप होता है वो T4 + T5/2 होता है, और जब उनको मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जो उनका जो टेम्परेचर हो जाता है वो T6 हो जाता है। तो T6 अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद का टेम्परेचर, और T4 + T5 जो है उनके मिश्रित होने से पहले का टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं ये तो हमारे पास इक्वेशन आती है Q = 400 + W इंटू T6 - T4 + T5/2। यहाँ हम ये मानते हैं कि 200 ml एसिड और बेस को हमने मिश्रित किया है, ठीक है ना। और जब इस तरीके से इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो देखिएगा W पहले हम निकाल चुके हैं, T6 T4 T5 जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करके Q का मान निकाल लेंगे, तो जो Q को अगर अपन 5 से इंटू करें, क्योंकि यहाँ पे हमने 200 ml जो है सॉल्यूशन लिया है, और जबकि परिभाषा कहती है कि जब 1 लीटर अम्ल और 1 लीटर क्षार को जब मिश्रित करोगे तो जो निकलने वाली ऊष्मा होती है वे क्या होती है? उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। इसलिए जो 200 ml होता है वो 1000 ml का 5 टाइम्स पाँचवां हिस्सा होता है। अतः हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए जो Q होती है उसको अपन 5 से गुणा करेंगे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगी, यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन = 5 × Q होगा। क्या होगा? 5 × Q होगा। अगर अपन यहाँ Q की वैल्यू पुट करें तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम जो है इस समीकरण से निकाल सकते हैं। डेल्टा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन = 5 × 400 into W, 400 into W into T6 - T4 + T5/2। इस इक्वेशन में हम जो है मान रखकर
इस इक्वेशन में मान रखकर हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को या उदासीनीकरण ऊष्मा को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो एक प्रयोग है बहुत इम्पोर्टेंट प्रयोग है, क्योंकि ये आपके सैद्धांतिक या सिलेबस में जो सैद्धांतिक आपकी जो परीक्षा है वहाँ पर भी ये पूछा जाता है, और आपके जो प्रयोग जो आपके प्रायोगिक परीक्षा है वहाँ पर भी इसके बारे में पूछा जाता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। आई होप आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।